मैं पीछे नहीं हटता क्योंकि मैंने अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं नुक्ता एतराज़। मैं हूं यशवीन जमाल। नाज़रीन, आज के दिन की सियासी एक्टिविटी के हवाले से बात करें तो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ की चीफ ऑर्गेनाइज़र मरियम नवाज़ शरीफ साहिबा ने आज इस्लामाबाद में एक तंजीमी कन्वेंशन से खिताब किया। वहाँ पर जहाँ उन्होंने अपने वर्कर से तंजीम साजी के हवाले से बात की, वहीं पर साबिक वज़ीर आज़म और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान साहब के हवाले से उन्होंने उन पर तनकीद की, सख्त गुफ्तगू की। उनके हवाले से उनका कहना यह था कि अब जिस किस्म की सपोर्ट की आदत हो चुकी है इमरान खान साहब को, जो मसला है इमरान खान साहब का वो ये है कि उनको उस तरह की सपोर्ट, वो हिमायत जो है अब मैसर नहीं आ रही, जो कि खान साहब से बर्दाश्त नहीं हो रही। जो बात है असल में जिसकी वजह से ये जो सारे मामला खान साहब की तरफ से बिगाड़े जा रहे हैं वो हो रहा है। उन्होंने कहा कि ये बार बार कहा जाता है कि इलेक्शन से किसी किस्म का कोई खौफ है, तो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज जो है एक सियासी जमात है, हमें कोई खौफ नहीं है इलेक्शन से और हमने इलेक्शन की तैयारी शुरू कर दी है, आप अपनी फिक्र कीजिए। इलेक्शन के हवाले से अगर बात करें तो सूबाई जो इंतखाबात हैं उनको लेकर बहुत बात की जा रही थी कि क्यों डेट नहीं आ रही, डेट किसने देनी है, इसको लेकर भी एक सवाल था जिस पर बार बार बात की जा रही थी। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से इस मामले को लाहौर हाई कोर्ट लेके जाया गया था, जिसकी तरफ से हमने देखा कि कल जो है वो तहरीरी फैसला भी सामने आ गया है और कोर्ट की तरफ से ये कहा गया है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को 90 दिन के अंदर इलेक्शन कराना है, आईनी तौर पर पाबंद है इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान और तारीख भी इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने ही देनी है। और कुछ जराए के मुताबिक जो कुछ खबरें अभी मैंने देखी हैं, इलेक्शन कमीशन जो है वो कल इसी हवाले से एक इजलास भी वहाँ पर मुनक्किद होने की खबरें हैं कि इसी फैसले को डिस्कस किया जाएगा और तारीख देने का जो मामला है उसके ऊपर भी बात की जाएगी। तो आज के प्रोग्राम में थोड़ा सा इस पर बात करेंगे क्योंकि ये जो फैसला आया है लाहौर हाई कोर्ट का, इसको बहुत सराहा गया है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से भी, इमरान खान साहब की भी ट्वीट भी अभी आई है जिसमें उन्होंने बहुत अप्रिशिएट किया। उन्होंने कहा हम तहसीन पेश करते हैं लाहौर हाई कोर्ट को इस फैसले के लिए। तो इस पर बात करेंगे कि जो चीज़ें फेवर में आ जाएं उन पर तहसीन हम देखते हैं कि फ़ौरन पेश कर दी जाती है, लेकिन उसके बाद जब इदारों को तनकीद करनी होती है, तनकीद का निशाना बनाना होता है, तो फिर उस पर भी जो चीज़ें सूट नहीं करती हम देखते हैं कि बहुत जो है वो पेश होती है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इस मामले पर भी बात करेंगे। इलेक्शन कराने के अमल को लेकर इलेक्शन कमीशन जो कुछ खदशात का इजहार कर रहा है उन पर भी बात करेंगे। और ये जो बाई इलेक्शंस और आने वाले इलेक्शंस के हवाले से जो एक कैंपेन मोड में भी इस वक्त हमें पॉलिटिकल पार्टीज जाती हुई दिखाई देती हैं, इस इशू पर भी बात करेंगे। जो मेहमान शख्सियात मौजूद है तारुफ करवा के हम गुफ्तगू करेंगे। हमारे साथ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से सीनियर सियासतदान हैं अखुंजादा चट्टान साहब ने हमें ज्वाइन किया। बहुत शुक्रिया सर आपका आपके वक्त के लिए। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से उज़मा रियाज जदून साहिबा मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया उज़मा आपका आपके वक्त के लिए। फॉर्मर गवर्नर हैं खैबर पख्तूनख्वा के इकबाल जफर झगड़ा साहब हमारे साथ पेशावर से मौजूद होंगे। बहुत शुक्रिया सर आपका भी आपके वक्त के लिए। मैं चट्टान साहब सर आपसे गुफ्तगू का आगाज़ कर लूँ। इस वक्त जो एक सिचुएशन है, मैं कह लूँ एक कन्फ्यूजन है, एक खींचातानी है बाई इलेक्शंस को लेकर भी, सूबाई इलेक्शंस को लेकर भी, ये मामलात आपको सर कहाँ जाते हुए दिखाई देते हैं? इलेक्शन जो एक गिवन पैरामीटर है कि इस टाइम के अंदर होना चाहिए, क्या बाई इलेक्शन की भी मैं बात करी हूँ, सूबाई इलेक्शन के भी आपको होते हुए दिखाई देते हैं? क्योंकि जो वकील हैं इलेक्शन कमीशन के उन्होंने बहुत सारे दलाइल दिए कि क्यों इलेक्शन कमीशन वक्त पर इलेक्शन नहीं करा सकता, गो के फैसला फिर भी यही आया है कि 90 दिन के अंदर इंतखाब होना है। सूबाई इलेक्शन की अगर हम बात करें, बाई इलेक्शन को लेकर भी कुछ कन्फ्यूजन इस वक्त चल रहा है, तो हाउ डू यू लुक एट इट सर? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए जी, बाई इलेक्शन तो हो सकते हैं और बाई इलेक्शन होना भी चाहिए, लेकिन जहाँ तक इलेक्शन का ताल्लुक है मैं समझता हूँ कि इसमें कुछ मसाइल है, सबसे पहले उसका हल निकालना चाहिए। ठीक है। एक मसला तो ऐसा है जिस पे मेरा और मेरे कौम का, मेरी पूरी बिरादरी का एतराज़ है, इस पे सिंधियों का एतराज़ है, इस पे बलूचों का एतराज़ है। ये मसला जो है ये सियासत से बालातर मसला है, ये पार्टियों का मसला नहीं है, ये कौमों का मसला है। और वो मसला है सेंसस का, वो मसला है मरदमशुमारी का, वो मसला है हल्का बंदियों का। मैं खुद मरदमशुमारी में हमारे साथ मेरा खुद ये गिला है, शिकवा है कि हमारे साथ ज्यादती हुई है। मेरा अपना जो बाजोड़ है वो तकरीबन 15 लाख पे मुश्तमिल है और मरदमशुमारी में इसको शू किया है 11 लाख से कुछ कम, मतलब है कि 10,90,000 और कुछ इस तरह का मरदमशुमारी में शू किया है, जो कि दूसरे सर्वेज है, जो बेनजीर इनकम सपोर्ट का सर्वे है, जो पोलियो खतरों का सर्वे है, वगैरह वगैरह। इनसे साबित होता है कि बाजोड़ का आबादी 17 लाख से ज्यादा है। इस तरह के कराची के लोगों को एतराज है और ये वादा हुआ था इन कौमों के साथ, बलूचों के साथ, पुख्तूनों के साथ और सिंधियों के साथ
कि हम ये 2018 का इलेक्शन 2017 के मरदमशुमारी पे करेंगे और आइंदा जो इलेक्शन होगा वो नया मरदमशुमारी के जरिए और नए हल्का बंदियों के जरिए होगा। सबसे पहले तो इसमें ये रुकावट है। दूसरा रुकावट जो है इसमें ये है कि अब मरकज में इत्तेहादी हुकूमत है। अगर ऐसे हालात पे सूबाई इलेक्शन हो जाते हैं और इसमें इमरान खान बुरी तरीके से हार जाते हैं तो क्या वो इस रिजल्ट को तस्लीम करेगा, या इन सूबों में जिन पार्टियों की हुकूमतें बन जाते हैं और इसके बाद जो कौमी असम्बली का इलेक्शन होगा और वो भारी अक्सरियत से हारेंगे तो क्या वो पार्टी उसको नहीं जटान साहब, ये तो एक स्पेक्युलेटिव बात है ना, ये तो आप तज्जियाती बुनियाद पर कह रहे हैं, आपका ख्याल है वो हार जाएंगे, ये तो एक अलग मामला है। लेकिन ये जो दो चीजें, एक तो ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से तनकीद की जा रही है कि आप लोग जो रिजर्वेशंस या इलेक्शन कमीशन जो रिजर्वेशंस सूबाई इलेक्शन के लिए शो कर रहा है वही फिर बाई इलेक्शन के ऊपर भी जो है वो आनी चाहिए, लेकिन बाई इलेक्शन के लिए आप भी बड़े कंफर्टेबली कह रहे हैं कि वो तो हो जाएंगे, वो होने चाहिए। एक बात, दूसरी बात जो मरदमशुमारी की बाई इलेक्शन के लिए मैं ये कह रहा हूँ कि KPK में जो इलेक्शन हो जाएंगे इसमें तो हम और अवामी नेशनल पार्टी वाली कैंपेन नहीं कर सकेंगे, इसको हम मुनसिफाना इलेक्शन नहीं समझेंगे, क्योंकि हमें वो मौका हमारे अवामी नेशनल पार्टी और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जो वर्कर है उनको थ्रेट से हम वो कैंपेन नहीं कर सकेंगे जो दूसरी पार्टियां करेंगे। नहीं सर, एक सवाल इसमें मुझे ये भी थोड़ा सा क्लैरिफाई कर दें, ये जो आप लोग बार बार सेंसस की बात करते हैं, आई टोटली एग्री, आई थिंक इलेक्ट्रॉनिक सेंसस जो है वो शुरू भी हो चुका है, उसका आगाज भी हो चुका है, लेकिन सर ये तो एक इंतजामी मामला है ना, सेंसस जो है मरदमशुमारी तो एक इंतजामी इशू है, जो इस वक्त इलेक्शन कराने का जो मसला है वो आईनी मसला है सर, तो आईनी मामले को तरजीह नहीं हासिल होगी इंतजामी मामले के ऊपर? नहीं जी, सेंसस भी आईनी मसला है, सेंसस में भी आइन में ये लिखा है कि सेंसस जो है वो इस तरह होगा जो तमाम लोगों को काबिल कबूल हो, सेंसस इस तरह हो कि कोई ये नहीं समझे कि हमारे साथ ज्यादती हुई है। और फिर 2017 की जो सेंसस थे इस पे ये मुआहिदा भी हुआ था, क्योंकि लोग उसको तस्लीम नहीं कर रहे थे, तो फिर ये मुआहिदा हुआ कि 2018 में का जो इलेक्शन है वो 2017 के सेंसस के जरिए होगा और इसके बाद जो इलेक्शन होंगे वो इसके लिए नए सेंसस हम करेंगे। ये लोगों के साथ वादा हुआ था, अगर ये वादा पूरा नहीं हो जाता है तो लोगों को, और जहां तक अदालती फैसलों का आपने कह दिया तो मैं तो इस पे ज्यादा कुछ नहीं कहना चाहता। वो अमजद साहब का एक नज़म है, इसकी ये 2 अशार जो है और ये 3 किताबें हैं, इसका मैं हवाला देना चाहता हूँ। अमजद साहब कह रहे हैं कि ये जो सिलसिला साहे प्यार का मैंने देखा इसमें वो मौजज़ा, वो हर्फ जो मेरे गुमा में थे वो तेरे ज़बान पे आ गए। तो कभी कभी तो इमरान खान साहब के गुमान में भी नहीं होते, इस तरह के हो जाते हैं, वो हो जाते हैं। खुदा अमजद साहब को गरीब की रहमत करे। किताबें आखिरी यास्मीन जी, हमारे अदलिया के बारे में 3 किताबें लिखे गए हैं जो मैं समझता हूँ कि मुस्तनद किताबें हैं। एक है कॉन्स्टिट्यूशन हिस्ट्री ऑफ पाकिस्तान, एक है हिस्ट्री ऑफ जुडिशरी ऑफ पाकिस्तान और दूसरा है जुडिशियल ऑफ पॉलिटिक्स ऑफ पाकिस्तान। ये किताबें अगर कोई पढ़े तो उनको बहुत मायूसी होगी, मुझे खुद भी इस पे बहुत मायूसी हुई है। इससे ज्यादा मैं कुछ नहीं कहना चाहता हूँ। ठीक है, अच्छा सर इजाजत दीजिएगा थोड़ा सा मैं ये 1-2 बातें। उस्मा साहिबा, ये जो अभी फैसला आया है लाहौर हाई कोर्ट का, खान साहब ने, मैंने भी इब्तिदाई में बताया कि उसको बहुत अप्रिशिएट भी किया है और कहा है कि बिल्कुल दुरुस्त जो है वो बात है। थोड़ी देर के लिए अगर बुग़्ज़ माविया को साइड पर रख के मैं आपसे एक सवाल करूँ कि बेस्ड ऑन लॉजिक ऑल्सो जो बात अभी चटान साहब कर रहे हैं, कुछ अगर इंतजामी ऑपरेशनल लॉजिस्टिक मामला हैं इन्वॉल्व ऐसे जो कि जो इदारा रिस्पॉन्सिबल है कराने के लिए वो भी बार बार रेज कर रहा है, फाइनेंशियल कंसर्न्स की बात भी हो रही है, सिक्योरिटी अपरेटिस शायद इस वक्त पूरा अवेलेबल नहीं है उसकी भी बात हो रही है, फिर ये सेंसस वाला मामला जो है ये तो एक फेयर बात नहीं है कि पहले आबादी को गिन तो लें कि कितने लोग हैं, कौन लोग हैं जो वोट डाल सकते हैं, कौन नहीं डाल सकते, फिर ये बात आगे बढ़ा ली जाए। ये बहुत लंबे वक्त की बात तो नहीं है, थोड़ा सा सब्र अगर कर लेंगे तो आपको नहीं लगता कि आप लोगों के लिए भी ये बात जो है वो अच्छी रहेगी और वो जो शफाफियत का एलिमेंट है वो ज्यादा प्रोमिनेंट हो जाएगा? यशवीन, इस वक्त जिस तरह से मेरे भाई जिटान ने जो बातें की कंसेंसस के हवाले से बात की कि मरदमशुमारी करा दी जाए और हल्का बंदियां दोबारा से करा दी जाए,
तो ये इंपॉर्टेंट चीजें हैं सारी। असल में मसला ये है कि इस वक्त पाकिस्तान की इकोनॉमी और पाकिस्तान की सर्वाइवल का मसला है। जिस वक्त हमने जब नेशनल असेंबली से इस्तीफे दिए और हमने उस वक्त ऑलमोस्ट 60% नेशनल असेंबली खाली हो चुकी थी और जो 60% ये जो लोग थे ये मुख्तलिफ हलकों से लोगों की नुमाइंदगी करते थे। अब जब 60% आपका असेंबली का हिस्सा खाली है तो वहां पे लोगों की रिप्रेजेंटेशन कैसे होगी? उस वक्त इन्होंने इस्तीफे कबूल नहीं किए और इसी तरह से इन्होंने, देखिए नियतों के फतूर की बात है, पहले 11 इन्होंने इस्तीफे कबूल किए और उसके ऊपर जब बाई इलेक्शन कराए गए तो जिस तरह से अभी चटान साहब फरमा रहे थे कि जी ये हार जाएंगे, तो वो आपने सारे नताइज देखे कि खान साहब ने किस तरह से क्लीन स्वीप किया और लोग चाह क्या रहे हैं। लोग इस वक्त फ्री एंड फेयर इलेक्शन चाह रहे हैं क्योंकि इस वक्त जो पाकिस्तान की इकोनॉमी जा रही है, जो पाकिस्तान के लोगों की माशी हालात हैं, वो रोज बरोज बद से बदतर होते जा रही हैं। हमने ये तमाम मामलात जो ये तमाम तंजीमी मामलात हैं, ये मर्दमशुमारी है, ये किस लिए कराई जाती है? इसलिए कराई जाती है कि अगर आप किसी चीज की प्लानिंग करते हैं, किसी इलाके के लिए अगर आप कोई प्लान कर रहे होते हैं, तो उस वक्त आपके पास ये ग्राउंड रियलिटीज मौजूद हों कि कितने वहां पे लोग हैं, उनके मसले क्या हैं, उनकी प्रॉब्लम्स क्या हैं। बात ये है नहीं उस्मा, इसलिए भी चाहिए होती है, प्योरली स्टैटिस्टिकल वजह से भी चाहिए होती है, प्योरली स्टैटिस्टिकल रीजंस के लिए भी चाहिए होती है कि इफ आई एम लिविंग इन अ पर्टिकुलर एरिया और मैं काउंटेड ही नहीं हूँ इन द पॉपुलेशन जो कि वोट करने के काबिल है, तो मेरा राइट तो चला गया ना, और आपका राइट भी चला गया एज अ पार्टी। अगर मैं आपको वोट देना चाहती हूँ, लेट्स अज्यूम, तो आपका एक वोटर भी आप डिप्राइव हो गए अपने एक वोटर से। तो ये प्योरली नंबर्स के ऊपर बेस्ड भी तो एक इशू है ना कि सेंसस हो जाना चाहिए। देखिए जी, सेंसस बिल्कुल होना चाहिए, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप सिर्फ सेंसस को एक बहाना बना के तो आप इलेक्शन, आपकी हुकूमत 3.5 साल आप लोगों ने क्यों नहीं कराया बर वक्त सेंसस, ये भी तो एक सवाल है। सॉरी, अब मैंने कहा आप लोगों की हुकूमत थी 3-3.5 साल, सेंसस बर वक्त क्यों नहीं कराया गया, ये भी तो एक सवाल है। देखें बिल्कुल इस पे मैं आपके साथ एग्री करूंगी कि सेंसस कराने चाहिए थे और बहुत जरूरी भी हैं, क्योंकि जब भी आप किसी चीज की प्लानिंग करते हो और आपके पास फैक्ट्स एंड फिगर वहां के इलाके के हवाले से ना हो तो आपकी प्लानिंग खराब भी हो सकती है और वो डूब भी सकती है। देखिए वो बातें सारी अपनी जगह पे बिल्कुल मैं आपसे एग्री करती हूँ, लेकिन यही इलेक्शन कमीशन जो कुछ अर्से पहले तक कह रहा था कि जी हम इलेक्शन के लिए तैयार हैं और हम इलेक्शन कराएंगे, लेकिन फिर बाद में इलेक्शन कमीशन ने दूसरे दिन अपनी स्टेटमेंट चेंज करके कही कि नहीं जी हमारे पास इस वक्त इतनी ज्यादा पैसा नहीं है या कुछ हमारे मामलात इस किस्म के हैं कि हम इन टाइम हम इलेक्शंस नहीं करा सकते। देखिए बात यह है कि इस वक्त इलेक्शन कमीशन के ऊपर भी बहुत ज्यादा प्रेशर है, चाहे हुकूमत का हो चाहे किसी और इदारों की तरफ से हो, उसकी स्टेटमेंट भी आए रोज चेंज होती जा रही है। और सबसे बड़ी बात यह है कि इस वक्त 2 सूबे बगैर हुकूमत के हैं, तो क्यों नहीं वहां पे, और एक आईनी और कानूनी तकाजा भी यही है कि जब किसी जगह किसी सूबे की हुकूमत खत्म हो जाए तो 90 दिन के अंदर अंदर इलेक्शंस हो जाने चाहिए। अभी आप खैबर पख्तूनख्वा के गवर्नर के मुख्तलिफ आप देख लीजिए कि जो उनके बयान आ रहे हैं वो क्या बयान है, बिल्कुल अनसेंसेबल बयान हैं कि उनको एक पिछले दिनों उन्होंने जिस तरह से बयान दिया कि जब तक हमें एक कोई थर्ड फोर्स जब तक नहीं कहेगी हम इलेक्शन नहीं कराएंगे। तो देखिए इस किस्म की बातें नहीं, ये बात गलत है। आप मुझे बताएं इन द वेक ऑफ व्हाट हैज हैपेंड इन पेशावर रिसेंटली, इन द वेक ऑफ व्हाट हैज हैपेंड इन पेशावर रिसेंटली, आप उनकी इस बात के ऊपर क्या उनकी इंटेंशन को क्वेश्चन कर सकती हैं? यशवीन बात यह है कि 2013 के बाद केपीके के क्या हालात थे आपको नहीं पता? 2013 के बाद जिस तरह से केपीके के हालात खुदा न खास्ता आया उस तरह के खराब हैं। और पहली बात जब हमारी हुकूमत गई और पीडीएम की हुकूमत आई, हमारे मुख्तलिफ मिनिस्टर्स जो हमारे साबका मिनिस्टर्स थे, जो वहाँ के सवात के और इन जगहों के जो हमारे एमएनए थे, जो वहाँ पे एमपीएस थे, उनके ऊपर जिस तरह से अटैक होने शुरू हुए, जिस तरह से उनको थ्रेट किया जाने लगा, और उस वक्त जब हमने वफाकी हुकूमत को ये बात कही कि क्यों नहीं फेंसेस के ऊपर काम किया जा रहा है जो बॉर्डर्स के ऊपर लगी हुई है, उधर से लोगों की आजादाना नकलो हमल क्यों हो रही है। देखिए 2013 में तो जो सूरत हाल थी खुदा ना खास्ता वो सूरत हाल दोबारा वापस रिपीट हो, लेकिन अभी भी एक थ्रेट हम इट्स गेटिंग रियल एवरी डे। जैसे थ्रेट को कंट्रोल करना किसका काम है? वफाक का काम है ना।
कि इन्होंने क्यों नहीं बॉर्डर को अभी तक इतना सिक्योर किया हुआ, जब हमारे जमाने में हमने इतना पैसा लगा के वहां पे बॉर्डर्स को विफाक को काम तो करने देना, उस्मा साहिबा किसी को काम तो करने देना। हर दूसरे दिन इलेक्शन के ऊपर लड़ाई, हर दूसरे दिन कोई इधर उधर की बात। अब देखे ना इस वक्त इस मुल्क में सियासी माहौल क्या है। मैं आपसे इत्तेफाक कर भी लूं, आप मुझसे, मैं बार बार पीटीआई के दोस्तों से यही गुजारिश करती हूँ और समझने की कोशिश करती हूँ कि 6-7 महीने में ऐसा क्या हो जाएगा कि आप लोग इंतजार नहीं कर सकते। यशवीन 9 महीने के अंदर पाकिस्तान डिफॉल्ट के करीब चला गया है। 9 महीने के अंदर आपकी इंडस्ट्री बंद हो गई है, आपका एग्रीकल्चर सेक्टर तबाह हो गया है, आपकी एलसीज के ऊपर आपका तमाम सामान पड़ा हुआ है, आपके पास इतना पैसा नहीं है, इतने डॉलर्स नहीं है कि आप अपनी एलसी को खोल सकें। अगले कुछ अरसे तक आपको यहाँ पे फूड क्राइसिस नजर आएंगे और लोगों की आप हालत देख लीजिए, पेट्रोल की कीमत कहां से कहां पे चली गई है। आगे आपका महंगाई का इस कदर तूफान आएगा, तो आप मुझे बताएं कि 9 महीने में ये हालात होंगे और अगले कुछ अरसे में क्या हालात होंगे। आपने अच्छी डिस्कशन शुरू की, मैं मईशत पे बात भी करना चाहती हूं। प्रोग्राम में झगड़ा साहब आगे, उन्हें गुफ्तगू में शामिल कर लें, लेकिन इस नोट पर मैं जाऊंगी झगड़ा साहब की तरफ की जो बातें सारी आप कर रही हैं ना, मईशत के जो मामलात होते हैं वो एक दिन में ना संवरते हैं ना बिगड़ते हैं। अगर ये आते और मामलात अच्छे होते तो हम इन्हें क्रेडिट भी ना देते, हम क्रेडिट आपको देते, लेकिन आज ये आए और मामलात बिगड़ रहे हैं तो हम उसका डिसक्रेडिट भी इनको नहीं दे सकते। अनफॉर्चुनेटली लॉन्ग टर्म पॉलिसीज के नताइज होते हैं जो ट्रिकल इन करते हैं मईशत की। जब हम बात करते हैं, झगड़ा साहब, उस्मा साहिबा भी मौजूद हैं, बहुत शुक्रिया सर आपका, आप तशरीफ लाए, आपने वक्त दिया। बात हो रही है इस वक्त जो इलेक्शंस के हवाले से कि क्यों एक रिलक्टेंस दिखाई देती है जनरल इलेक्शन की तरफ जाने के लिए भी, या जो अभी सूबाई इलेक्शन वाला मामला भी है। उस्मा साहिबा ये कह रही हैं जी कि ये 9 महीने में इतना सब कुछ हो गया, हम तो मजीद वक्त नहीं दे सकते, सब कुछ बिगड़ गया, मईशत खराब हो गई, सब कुछ तबाहली की तरफ जा रहा है, मजीद वक्त देंगे तो मुल्क तो और खराब हो जाएगा और बर्बादी की तरफ जाएगा। शुक्रिया जी। देखें जी, मईशत मैं मोहतरमा का बहुत एहतराम से कहना चाहता हूँ कि मईशत की जब ये बात करती हैं तो ये मईशत की ख़राबी कहाँ से शुरू हुई ये भी ज़रा इनको नोटिस लेना चाहिए कि मईशत को ख़राब करने में जो इनका किरदार है और इनकी जमात का और इनकी लीडरशिप का जो किरदार है वो तो पूरी कौम जानती है, और पूरी कौम यही बात कर रही है कि ये जो कुछ हुआ है इसके ज़िम्मेदार तो जो हैं जो माजी के जो हुक्मरान थे, जनाब एक्स वज़ीर आज़म साहब, तो ये तो उनको ये मैं क्रेडिट दूंगा कि उन्होंने हमें इस जगह पे पहुंचा दिया है। लेकिन अब अल्लाह खैर करे। देखें जी, अब मईशत की जो ये बात कर रहे हैं, मईशत के लिए अल्लाह के करम से इस वक्त जो कुछ हो रहा है वो कभी इन्होंने सोचा भी नहीं होगा कि इस तरह करने से मईशत को ठीक भी करना है। ये कहती हैं कि मईशत वाले लोग भूखों मर रहे हैं, नहीं, लोगों के भूखों मरने की बात कोई नहीं है। उनके लिए अल्लाह के करम से जो कुछ हो रहा है इन्होंने कभी सोचा भी नहीं होगा। उनके लिए देखें जी, ये जो डिफरेंट प्रोग्राम्स है, बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम है, दूसरे प्रोग्राम हैं, यानी उनके अलावा बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के इन एडिशन टू दैट वज़ीर आज़म साहब रोज़ाना उसको मेंशन करते हैं कि जी उसके अलावा हम इतने एड में जो है आवाम के लिए वो चीज़ें जो हैं वो मुहैया कर रहे हैं और कैश भी दे रहे हैं। तो ये चीजें जो है ये तो अल्लाह के करम से कोई ढकी चुकी बात नहीं है कि ये नहीं, लेकिन झगड़ा साहब एक बात जरूर है, एक बात जरूर है इसके अंदर कि वो आप ठीक कह रहे हैं कि हुकूमत जो है वो ज़ाहिर कोशिशें कर रही है, उसमें जो आपने बातें गिनवाई वो सब अपनी जगह पर दुरुस्त है, लेकिन आपके जो नाकिदीन हैं, जो आपके मुखालफीन हैं, वो ये तनकीद तो कर रहे हैं कि बहुत सारी ज़रूरियातें ज़िंदगी एक आम आदमी की पहुंच से दूर होती जा रही है, महंगाई बहुत बढ़ गई है, जो डॉलर और रुपये का जो मामला चल रहा है वो भी हम सबके सामने है, IMF के साथ भी जो मामला समझा जा रहा था कि शायद फौरी तौर पर तय पा जाएंगे वो भी तय नहीं पा सके, IMF भी कुछ और चीजें आपको करने का कह गया है। तो सर ये इश्यूज तो चल रहे हैं ना कहीं मईशत के जो मामलात हैं वो हैं, तो एक आम आदमी के लिए सूरत हाल मुश्किल तो हो गई है। बिल्कुल, मैं इससे इनकार जी, मैं इससे कभी भी इनकार नहीं करता कि जो आम आदमी के लिए मुश्किलात हैं उससे इनकार नहीं किया जा सकता। देखें, लेकिन ये चीज़ जो है ये हमारे इस पे जिम्मेदारी इसलिए नहीं आती कि ये चीज़ जो हो रही है, ये महंगाई का जो तूफान आया हुआ है ये सिर्फ पाकिस्तान में नहीं आया,
इनको ज़रा बताएं कि ये ज़रा बाहर की खबरें भी सुन लिया करें। सिर्फ पाकिस्तान में जो गलत चीज़ें हैं नज़र इनको आती हैं उन्हीं पे हाथ रखती हैं। जो इतने सही काम हो रहे हैं और जितना कुछ हो रहा है आवाम के लिए वो इनको नज़र नहीं आता। तो हम तो इंशाल्लाह ये तो कह चुके हैं कि इंशाल्लाह आवाम के लिए कोई मुश्किलात नहीं होंगी। उनके जो हैं इस वक्त देयर इज़ नो डाउट कि इस वक्त बहुत अच्छे वेल टू डू लोग भी अपने अखराजात पूरे नहीं कर सकते। बट दिस इज नॉट अगेन आई विल से कि ये कोई लोकल क्राइसिस नहीं है, ये ग्लोबल क्राइसिस है। और उसमें डॉलर का जो है, डॉलर के लिए देखें, डॉलर तो अभी आज भी देखें, आज भी मार्केट में और उसमें ऑफिशियल में डॉलर की कीमत में कमी आई है। और रोज बरोज ये स्टेप्स लिए जा रहे हैं। हमारे वज़ीर ख़ज़ाना साहब इज़ वेरी मच ऑन रिकॉर्ड के वो इक़दाम कर रहे हैं और अल्लाह के करम से कामयाबी से कर रहे हैं उसको। और इसी तरह हमारे मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब ने इसका नोटिस लिया हुआ है और वो डे टू डे उस पर नज़र रखते हुए हदायत देते हैं डार साहब को भी और वज़ीर आज़म साहब को भी। और उसके मुताबिक इंशाल्लाह ऐसी कोई चीज नहीं है कि चले माशी पॉलिसीज कितनी आप लोगों की भी कामयाब है या क्या चैलेंजेस हैं, इस पर मजीद भी बात करेंगे। मैं चटान साहब को सर गुफ्तगू में शामिल कर लूं इसी नुक्ते पर। चटान साहब, आपने उज़्मा साहिबा की गुफ्तगू, वैसे भी पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ से जितने भी लोग हैं वो जहां पर भी बात करते हैं आजकल जो सरे फहरिस्त तनकीद है वो यही है कि इस हुकूमत से मईशत नहीं संभाली जा रही। उज़्मा साहिबा भी कह रही है जी कि आप कह रही हैं जल्दी किस बात की है, 8-9 महीने में मईशत का अगर ये हाल कर दिया, मजीद 6-7 महीने दे दिए तो फिर इस मुल्क का क्या होगा? देखिए अश्विन, ये तो यकीनी बात है कि 9 महीने में न मईशत मजबूत हो सकता है और न मईशत तबाह हो सकता है। अगर 9 महीने में इमरान खान साहब जो कंटेनर पे गोली लगी थी, अभी पता भी नहीं है कि इसके टांग पे लगी थी कि नहीं। अगर एक टांग का जख्म ठीक नहीं हो सकता है, जिसका ये लोग तारीफ करते हैं कि दुनिया का पता नहीं वाहिद हॉस्पिटल है ये शौकत खानम का, अगर वो एक टांग इतने टाइम पे ठीक नहीं हो सकता है तो मुल्क का मईशत भी ठीक नहीं हो सकता है। और हम मुल्क की मईशत को इंशाअल्लाह ताला मजबूत करेंगे। अगर अभी तक पीटीआई का हुकूमत होता तो पता नहीं कब के खुदा न ख्वास्ता पाकिस्तान जो है ये बैंक करप्ट हुआ वो होता। और हम आई थी भी इसलिए, हमें पता था कि अगर हम 1 साल और इंतजार करें तो पीटीआई का कोई नाम ही नहीं लेगा। लेकिन खदशा ये था कि फिर खुदा न ख्वास्ता ये मुल्क को इतना नुकसान पहुंच जाएगा कि फिर हम सारे मिलके इसकी तलाफी नहीं कर सकेंगे। तो इस वजह से हमने इनको निकाल के सड़कों पे लाया और हम इख्तिदार में आ गए। और हम मईशत को अभी तक ठीक भी करते ये 9 महीने में भी। लेकिन इसके साथ ये हुआ कि एक सैलाब आ गई, इसमें हमारा 30 अरब डॉलर नुकसान हुआ। यूक्रेन की लड़ाई को आप देख ले। और ये लोग जो आखिर में जाते जाते जो सुरंगी बिछाए थे, जो दुनिया में फ्यूल की कीमतें बढ़ रहे थे और ये यहाँ पे सब्सिडियां दे रहे थे। सब्सिडियां भी गरीबों को नहीं दे रहे थे, सब्सिडियां भी अमीरों को और गरीबों को एक जैसे दे रहे थे। मोटरसाइकिल वाले को और लैंड क्रूजर वाले को एक जैसे सब्सिडी दे रहे थे। तो इन लोगों ने जो नुकसान पहुंचाया है मईशत को, इंशाअल्लाह ताला इसको हम ठीक करेंगे। इस पे थोड़ा सा टाइम लगेगा। हमने पहले भी इस मुल्क को शदीद बहरानों से निकाला है। एक टाइम था कि बांग्लादेश हमारा एक हाथ कट गया, हमारे 90,000 फौजी दुश्मन के कैद में आ गए, हम इख्तिदार में आ गए और हमने इस मुल्क को ठीक कर दिया। ज़ियाउल हक के बाद ज़ियाउल हक के मार्शल लॉ और डिक्टेटरशिप ने इस मुल्क के विफाक को जितना कमजोर किया था, कलाशनकोव कल्चर यहाँ पे लाया था, हम आ गए और हमने इस मुल्क को ठीक कर दिया। इस तरह की जो मुशर्रफ था, डिक्टेटर मुशर्रफ, इन्होंने इस मुल्क को जिस तरीके से तबाह कर दिया था कि बलूचिस्तान में तराना बजाना बंद हो गया था, ट्राइबल एरिया पे रेट ऑफ द गवर्नमेंट खत्म हो चुका था और लोग फजल रहमान साहब कह रहे थे कि अस्करियत पसंद ये मारगला के पहाड़ों तक पहुंचे हैं। हम ऐसे टाइम पे आ गए और हमने इस मुल्क को दोबारा से ठीक कर दिया। अब ये जो हाइब्रिड हुकूमत आया था, ये जो नालायक नाअहल लोगों का एक टोला था और इनके नालायकी और नाअहली ने इस मुल्क की मईशत को जो तबाह कर दिया है कि हमने स्टार्ट में शहबाज शरीफ साहब ने, चेयरमैन बिलावल साहब ने उसको कहा कि देखो इस मुल्क को आइंदा जो मसला होगा वो मईशत का होगा। हम आपके साथ मईशत पे एक एग्रीमेंट करने को तैयार है, हम आपके साथ एक मिसाक करने पे तैयार है।
इस टाइम पे उन्होंने कह दिया कि नहीं, मैं किसी को इनारू नहीं दूंगा। फिर सारी दुनिया उसको कह रहे थे कि आप IMF के पास जाए, टाइम पे ये IMF के पास नहीं गए। इन्होंने जो नुकसान पहुंचाया, फिर 4 मिनिस्टर इन लोगों ने चेंज कर दी, और हमने 75 साल में चाहे इस मुल्क पे डिक्टेटरों का हुकूमत रहा है, चाहे जमहूरी हुकूमत रहा है, चाहे टेक्नोक्रेट्स का हुकूमत रहा है, इस मुल्क पे 21,000 अरब का कर्जा था। इन्होंने सिर्फ 4.25 साल में 25,000 अरब कर्जा इस मुल्क पे चढ़ाया, इस मुल्क की मईशत का बेड़ा गर्क कर दिया। और जिस तरह उन्होंने IMF के साथ मुआहिदा किया, स्टेट बैंक इनके हवाले कर दिया, BR इनके हवाले कर दिया, और जो जालिमाना शराइत तस्लीम कर दी, और फिर जो नुकात सर आप उठा रहे हैं मैं उस्मा के सामने लेके जाऊंगी, लेकिन ब्रीफली एक सवाल का जवाब फिर भी दे दें कि 9-10 महीने की हुकूमत के बाद, साल होने वाला है तकरीबन अब आए हुए, क्या फिर भी ये सारी तनकीद आप समझते हैं कि ये स्टैंड करती है? इतना अरसा गुजर जाने के बाद भी क्या हुकूमत ये कह सकती है कि इन लोगों की वजह से ये सब कुछ हुआ? देखिए जी, 9 महीने, मैंने तो आपको कह दिया कि 9 महीने में तो अभी तक इमरान खान साहब का टाइम ठीक नहीं हुआ है। तो अगर 9 महीने में इतना सा काम नहीं हो जाता है तो मईशत को कैसे हम ठीक करेंगे? हाँ, ये है कि पाकिस्तान को डिपार्ट से बचा दिया है, ये है अल्हम्दुलिल्लाह कि पाकिस्तान को बैंक करप्सी से बचा लिया है, और हम इतना ही कर सकते थे इतने टाइम पे, और वो हमने कर दिया है। हमने पाकिस्तान के खारजा पॉलिसी को दुरुस्त कर दिया। जो एक टाइम था कि इंडिया प्रोपेगेंडा कर रहे थे कि पाकिस्तान सारी दुनिया में अकेला हो चुका है, और इमरान खान साहब भी कहते थे कि इंडिया की खारजा पॉलिसी बहुत कामयाब खारजा पॉलिसी है। आज आप देख ले, हर जगह पे आप देख ले, पाकिस्तान के साथ सारी दुनिया पाकिस्तान सारी दुनिया आके पाकिस्तान के साथ बैठ गए। पाकिस्तान के अक़वाम मुत्तहिदा का जनरल सेक्रेटरी यहाँ पे आ गया, सैलाबों में पूरी दुनिया ने हमारे साथ दिया। तो जो हम कर सकते हैं वो इंशाअल्लाह ताला हम कर रहे हैं। बिल्कुल ठीक है, चटान साहब इजाजत देंगे। उस्मा, आपने गुफ्तगू सुनी है, ये तो कुछ जो बातें यहाँ पे हुई हैं उन करना चाहती हैं तो करें, लेकिन एक तनकीद जो मुसलसल की जा रही है मौजूदा हुकूमत की तरफ से आप लोगों पर, के IMF के साथ इस वक्त जो एक टफ टाइम फेस करना पड़ रहा है हुकूमत को, चीज़ों को सॉर्ट आउट करने के लिए, स्ट्रीमलाइन करने के लिए, वापस ट्रैक पे लाने के लिए, वो ये कहते हैं कि ये तो हमें करना ही नहीं चाहिए। ये आप लोगों ने जो सख्त तरीन शराइत पर पाकिस्तान की तारीख में IMF के साथ मुआहिदा किया है, ये तो फिर आप ही लोगों का काम होना चाहिए, आप ही लोग इसको वापस ट्रैक पे लेके आए, लेकिन हमें ये जो एक टफ टास्क है वो करना पड़ रहा है, गलती आप लोगों की है। यशवीन, पहले एक रिक्वेस्ट है कि जब मैं बोलूं तो प्लीज मुझे इंटरप्ट नहीं कीजिएगा, और दूसरी अभी जो भी जफर झगड़ा साहब ने बात की और चिटान साहब ने बात की, मुझे कुछ समझ नहीं आया क्योंकि बिल इतनी ज्यादा डिस्टॉर्शन थी आवाज के अंदर, इसलिए मैं उनकी बातों में से जो बातें मैं समझ सकी उनका जवाब दूंगी, और फिर आपकी चले हम डिस्टॉर्शन भी फिक्स करने की कोशिश करते हैं। बिल्कुल ठीक है। अच्छा प्लीज। हाँ अच्छा यशवीन, पहली बात तो ये है कि कहते हैं कि हमने IMF से बहुत ज्यादा सख्त शराइत के ऊपर हमने इनसे कर्जा लिया। हमारी हुकूमत तो पहली दफा आई ना, 2018 के इलेक्शन में पहली दफा हमारी हुकूमत आई, तो जो उससे पहले के जो मुआहिदे किए हुए थे वो किसने किए थे? ये PTM वाले थे ना, जिन्होंने IMF से मुआहिदे किए थे। फिर इसहाक डार ने ये बात कही थी कि अगली हुकूमत 2018 की जो भी हुकूमत आएगी उसके लिए हमने माशी बारूदी सुरंगें बिछाई हुई है। ये इसहाक डार के फरमान था जो सारी दुनिया को ऑन द रिकॉर्ड मौजूद है। दूसरी बात ये है कि आज IMF से जी ये हमें कहते हैं कि जी हमने शराइत जी सख्त रखी थी, तो आज इनको मसला आ रहा है। हुकूमत में मौजूद थे ना, हम हुकूमत में थे, हमारी ऑपोजिशन में थे, एक एक चीज इनको बताता, छोड़ देते। फिर बकौल ये चट्टान साहब के 9 महीने के अंदर कुछ नहीं हो सकता। और शशवीन, आपने भी फरमाया कि जो भी इकोनॉमिक पॉलिसीज होती है वो लॉन्ग टर्म होती है। हमारा 3 साल का दौर था जिसमें 1 साल हमने हुकूमत की गिरती हुई मईशत को संभाला, और 2 साल हमने कोरोना की नजर हुआ हमारी मईशत। उस वक्त इन लोगों ने बड़ी शोर मचाई थी। और ये जो आज कहते हैं ना कि जी हमने सब्सिडी क्यों दी हुई थी, हमने सब्सिडी इसीलिए दी हुई थी कि लोगों को इस महंगाई का सामना ना करना पड़े। अगर हम भी आप लोगों की तरह इसी तरह से पेट्रोल महंगा कर देते, हर चीज के ऊपर टैक्स लगा देते, तो हमारे लिए भी इकोनॉमी संभालना मुश्किल ना होती। मुझे इंटरप्ट करना पड़ता है उस्मा, मैं क्या करूं, मुझे इंटरप्ट करना पड़ता है। आप ये कह रही है कि हमें अवाम की फिक्र थी, पाकिस्तानी अवाम का नहीं आप कह रही हैं अवाम की फिक्र थी, नहीं उस्मा अवाम की फिक्र फिर करनी थी तो IMF के साथ अग्री नहीं करना था कि हम PDL को बढ़ाएंगे हर 15 दिन के बाद 5-5 रुपए। ये तो फिर आप अग्री करके आए ना, जब आप अग्री करके आ रहे हैं तो फिर अवाम की फिक्र उस मुआहिदे के दौरान करते। मुआहिदा भी कर लिया, मुआहिदे को वायलेट भी किया। एक तरफ आप कह रहे हैं आपने अवाम की जो है वो
हमदर्दी की उस वक्त, लेकिन उस हमदर्दी का खमियाजा अब लॉन्ग टर्म में भुगतना पड़ रहा है। IMF को एतमाद नहीं रहा हम पे। याशीन, बात ये है कि हुकूमत के अंदर जो शख्स भी आता है वो आवाम के लिए आता है, वो बैरूनी आकाओं को और इंटरनल जो जाफिर मीर सादिक होते हैं उनको खुश करने के लिए नहीं आता। आपको एक गरीब मजदूर, आपको एक फकीर, आपको जो लोअर मिडिल क्लास के लोग हैं वो वोट देते हैं। IMF के साथ मुआहिदा साइन करते वक्त की बात याद नहीं थी। मैं तो सादा सा सवाल पूछ रही हूं। याशीन देखें, याशीन एक मिनट देखिए प्लीज, आप बात पूरी कंप्लीट तो होने दिया करें ना। नहीं, मैं बात कैसे कंप्लीट होने दूं साइमा? आप फैक्चुअली एक इनकरेक्ट बात कर रही हैं। आई हैव द हाईएस्ट ऑफ रिस्पेक्ट फॉर यू, लेकिन जब आप ये कहती हैं, मैं आपकी बात से बिल्कुल अग्री करती हूँ, ये गरीब आवाम का मुल्क है, लेकिन गरीब आवाम के मुल्क के रहनुमा जब IMF के पास गए थे एग्रीमेंट करने, तो क्यों माने थे कि हम PDL को इस तरीके से बढ़ाएंगे? आप लोग माने थे ना? देखें, एक मिनट, इससे पहले किसने मुआहिदे किया IMF के साथ? नहीं, अच्छा, ये भी बड़ा इंटरेस्टिंग एक पॉइंट है। कोई भी हुकूमत इस मुल्क में, कोई भी सियासी जमात सिवाय पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए, सिवाय पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के किसी सियासी जमात ने कभी इस मुल्क में ये नहीं कहा कि IMF के पास नहीं जाना चाहिए। आप पहली जमात थे जो कहते थे कि खुदकुशी बेहतर है IMF के पास जाने से। लेट करके आप लोग IMF के पास गए, जिसका उस वक्त भी नुकसान उठाना पड़ा। बिल्कुल यही बात है। तो आप लोग देर करके IMF के पास गए, आप लोगों से नहीं संभाला गया। हम IMF के पास गए, हम IMF के पास अगर गए तो इन्हीं के लिए वे कर्जों का सूद की रकम वापस करने के लिए गए थे, वरना जब हमने हुकूमत ली थी तो 2 महीने के रिजर्व सिर्फ रहते थे। क्या ये ऑन द रिकॉर्ड ये बातें मौजूद नहीं है? आपको नहीं पता? 2 महीने के रिजर्व के अंदर हमने उस मईशत को संभाला दे के GDP आपका हम 6% पे लेकर चले गए। ये क्या था? ये बेहतर माशी पॉलिसियां थी ना हमारे खान साहब की और PTI की। आज अखुनजादा साहब फरमाते हैं कि जी जल्दी नहीं हो सकता, लॉन्ग टर्म है। तो बात ये है कि हमें भी आप छोड़ देते ना, हम देख रहे थे ना, हम कर रहे थे ना, GDP बेहतर हो रही थी ना, इकोनॉमी बेहतर हो रही थी, छोड़ देते। आप लोगों ने तो 10 रुपए पेट्रोल की कीमत बढ़ाने पे, जब हम 120 और 120 का हम पेट्रोल इंटरनेशनल मार्केट से ले रहे थे, 140 का दे रहे थे, तो मरियम औरंगजेब साहिबा कहती थी, रूह नहीं कांपी, दिल नहीं डूबा तुम्हारा कि पैसे। और आज मरियम नवाज साहिबा जब आई है तो 30 रुपए पेट्रोल की कीमत इन लोगों ने बढ़ा दी, तो इन लोगों को मौत नहीं आई। चले, मैं ये सवाल झगड़ा साहब से पूछ लेती हूँ, लेकिन एज एन अनबायस्ड ऑब्जर्वर मैं ये कहने पर मजबूर, भी आप ही की वजह से करना पड़ा, मैं बहुत माजरत चाहती हूँ, लेकिन IMF को वापस ट्रैक पे लाने के लिए, एतमाद बहाल करने के लिए ये सारा कुछ करना पड़ेगा। आपको अपना रेवेन्यू जनरेट करना पड़ेगा, ये शो करना पड़ेगा। मुआहिदा आप लोग करके गए, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वाले, उनकी सख्त शराइत आप लोग मान कर वायलेट कर गए, जिसकी वजह से वो आज तक हम पर वापस एतमाद नहीं कर रहे। ब्लेम आप लोग किसी भी XYZ पे डालते हैं, जिसकी भी हुकूमत होती है इस वक्त, आप उन पर इल्जाम नहीं डाल सकते माजरत के साथ। उज़मा साहिबा, चले मैं झगड़ा साहब से पूछ लेती हूँ पहले, फिर मैं आपकी जाने वापस आ जाती हूँ। झगड़ा साहब, आपने ये बात सुनी है, वो कहते हैं जी हमें तो आप 10 रुपए पे तनकीद करते थे, खुद 30-30 रुपए बढ़ा रहे हैं, आप लोगों को अब कुछ नहीं होता। शुक्रिया जी। देखिए, ये मैंने तो आपको कहा ना कि जो अच्छी खबरें और अच्छा काम होता है वो तो इनको सुनाई नहीं देता, जो गलत काम इनसे हुए हैं वो इनको दिखाई नहीं देते। हमने जो ये चीज़ें की हैं और ये इक़दामात उठाए हैं, तो ये IMF के कहने पे उठाए गए हैं। देखिए, IMF के बगैर आप नहीं चल सकते। बदकिस्मती से ये खुद नहीं रियलाइज कि IMF के पास तो सबसे पहले जाकर इन्होंने ये मुआहदे किए हैं और उसका खमियाजा हमें भुगतना पड़ रहा है। हम आज वो भुगत रहे हैं, लेकिन हमने कभी ये नहीं कहा कि हम इनकी वजह से जो है ये चीज़ें कर रहे हैं। हम तो आवाम की मुश्किलात को देखते हुए हम चाहते हैं कि IMF जो भी शराइत पेश कर रही है हमें वो मानने पड़ेंगे। अगर हमने इस मुल्क को चलाना है और इस आवाम की हालात को बेहतर करना है तो ये चीज़ें होती रहेंगी। मैं पहले भी आपको कह चुका हूँ कि हमने तो हर एक एंगल से जो है तो आवाम की बेहतरी के लिए इक़दाम उठाए हैं, चाहे वो इनकम सपोर्ट प्रोग्राम से या और अवामी होती। और
ये जो हमने जो काम किए हैं इस पाकिस्तान में वो किसके लिए हुए हैं? आप देख लें, आज खुदा के फजल से पाकिस्तान का बच्चा कहता है नवाज शरीफ जिंदाबाद मोटरवेज पर जब जाते हैं तो 2-2 घंटे में वो एक जगह से। सर, ये आप कह रहे हैं, खान साहब तो ये कहते हैं कि आप लोग अभी अवाम में जाएंगे तो आप लोग इस कदर गैर मकबूल हो गए हैं। वो कहते हैं कि आप लोग जो अर्ली इलेक्शंस के लिए भी नहीं मान रहे, जनरल इलेक्शंस के लिए भी नहीं मान रहे, आप लोगों को खौफ है कि आप लोगों की जो मकबूलियत है वो बिल्कुल खत्म हो गई है अवाम में, इस डर की वजह से आप लोग इलेक्शन के नाम से कतराते हैं। हमारी नहीं, हम इलेक्शन के नाम से बिल्कुल नहीं घबराते। हम वो जमात है जिसने हमेशा इलेक्शंस कराए हैं मुल्क में, ये हमारा रिकॉर्ड है। जो भी आईन और कानून का तकाजा है हमने किया है, लेकिन इस वक्त आईन और कानून के मुताबिक भी हम ये आपको साबित कर सकते हैं कि जनरल इलेक्शंस के लिए जो डेट नवाज शरीफ और उनका जो बयानिया है उसके मुताबिक 2023 में जनरल इलेक्शंस ड्यू हैं। 2023 सितंबर या अर्ली 2024 तक जो है इलेक्शंस जो है वो करने। इनके तो अपने जो एक्स चीफ मिनिस्टर पंजाब थे उन्होंने कह दिया था कि मार्च 2023 से पहले तो सवाल ही पैदा नहीं होता। ये भूल गए वो बात, उनसे पूछे ना कि ये क्यों कहा था उन्होंने। हमने तो अभी उस पर बात भी नहीं की थी। इन्होंने पहले ये शर्त रख दी थी कि ये होना चाहिए, लेकिन ये अब भूल गए। वो आज वो सीएम साहब है नहीं कि उनसे आदमी पूछे कि जी आपने ये कहा था तो इसकी जिम्मेदारी अब लेना। तो ये सारी चीजें जो है मैं उस्मा बीबी का बहुत एहतराम से वो करना चाहता हूँ, कहना चाहता हूँ उनको कि खुदा के लिए ऐसी चीजें मत सोचें, मत कहें। जो कुछ देखिए ना, मैंने आपको कहा भी कि इस मुल्क में जो कुछ भी हुआ है, ये मोटरवेज का बाजार जो है, ये मुझे बता दें कि इन्होंने क्या किया है। इतने अपने इस 2 अदवार में 9 साल में इन्होंने ये बता दें कि ये यहाँ पेशावर की बीआरटी के अलावा और कुछ किया। और बीआरटी से भी वो आप पूछ लें, पेशावर की शक्ल को बिगाड़ दिया है। पेशावर वो तारीखी शहर था जिसको दुनिया आकर देखती थी, आज आकर वो वहाँ पेशावर के शहर में अंदर जाने के लिए तड़पते हैं। बिल्कुल ठीक है। पेशावर में सिटी से लेकर हयाताबाद जाने के लिए 3-3 घंटे लग जाते हैं। बिल्कुल ठीक है। अच्छा, ये जो इस वक्त सारे मामलात हैं जो कुछ हमने अभी यहाँ पे डिस्कस करने की कोशिश भी की है, मैं चटान साहब सर, मुझे तो हर जो सूरत हाल, हम सियासत की बात करें, हम बाई इलेक्शंस की बात करें, सूबाई इलेक्शंस की बात करें, माशी मामलात में जो अभी आपने बात की कि सबको मिलकर बैठना चाहिए उसकी बात करें, अमनो अमान की बात करें, ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस, उसमें भी पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ ने कोऑपरेट नहीं किया, वो उसके ऊपर भी आने पर रिलक्टेंस है। एपेक्स कमेटी के इजलास में भी उन्होंने शिरकत नहीं की। मुझे तो हर जगह डेडलॉक दिखाई देता है। सर, वे आउट क्या है? इलेक्शन हो जाएंगे, फेवरेबल नतीजा नहीं आता तब भी नहीं मानेंगे, फेवरेबल नतीजा पता नहीं अगर आता है तो फिर क्या सूरत हाल होगी, गॉड नोज। लेकिन ये डेडलॉक आपको किसी सूरत खत्म होता हुआ दिखाई देता है इस मुल्क की सियासत के अंदर? देखिए जी, इमरान खान के होते हुए मुझे ये नजर नहीं आ रहा है, क्योंकि इसका एजेंडा ये है कि पाकिस्तान में सियासी इस्तेहकाम नहीं हुआ। अगर पाकिस्तान में सियासी इस्तेहकाम होगा तो पाकिस्तान का मईशत मजबूत होगा। और इस काम के लिए कि पाकिस्तान का मईशत मजबूत नहीं हो, पाकिस्तान का में सियासी इस्तेहकाम नहीं हो, इसके लिए बाकायदा इमरान खान साहब को फंड मिलते हैं। अब इनका फंडिंग केस उठा ले, इसमें 352 मल्टीनेशनल गैर मुल्की कंपनियों ने उसको पैसा दिया है। 37 गैर मुल्की अफराद ने उसको पैसा दिया है, जिसका ज्यादातर ताल्लुक इजराइल और इंडिया से है। ये अभी हाल ही में जो इन्होंने लॉन्ग मार्च किया था, इसमें इंडिया के रिटायर्ड फौजियों ने अपने लोगों को ट्वीट किया था कि भाई आप लोग $10 इमरान खान के फंड में जमा करवा दे। उसको नाकाम नहीं होना चाहिए, क्योंकि हमने 75 साल में जो काम नहीं किया वो पाकिस्तान के साथ इमरान खान कर रहे हैं। तो ये इनका एजेंडा है। आप देख ले, अगर चाइना का सदर आ जाता है तो ये इसमें रुकावटें डालते हैं। MBS का जो विजिट था इसमें उन्होंने रुकावट डाल दिए। जो IMF के साथ हमारे जो जिनेवा में हमारे सारी दुनिया हमारे मदद के लिए आए और हमारे साथ बैठ गए, उन्होंने असेंबलियों को तोड़ दिया। तो इनका एक एजेंडे पे चल रहा है। और ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये जो है आज से 22 साल पहले
डॉक्टर इसरार साहब का एक वीडियो मौजूद है, उन्होंने इसमें कहा है कि इमरान खान साहब को किन लोगों ने और किस मकसद के लिए पाकिस्तान में सियासत में लाया है। हकीम सईद साहब का एक किताब उन्होंने लिखा है, उस किताब में उन्होंने लिखा है कि इमरान खान साहब को किसने सियासत में लाया है और किस मकसद के लिए लाया है। तो ये इनका एजेंडा है। ये इसका सुबह एक बात करते हैं, इस्लामाबाद हाई कोर्ट में चले गए कि भाई हमारे इस्तीफाओं को कबूल क्यों नहीं करते हैं। लाहौर में चले गई लाहौर हाई कोर्ट में कि हमारे इस्तीफाओं को क्यों कबूल किया। तो ये इनकी ये सारे चक्रों का सिर्फ और सिर्फ एक ही मकसद है। लेकिन अच्छा एक सवाल कर लूं चटान साहब आपसे, एक सवाल यहाँ पे मैं कर लूं। मैं अक्सर अपने प्रोग्राम में आजकल ये सवाल पूछ रही हूँ, समझने की कोशिश कर रही हूँ कि अगर डेडलॉक या बर्फ कहीं से पिघल सकती थी, डेडलॉक खत्म हो सकता था, वो वापस आने की बात अगर कर रहे थे कौमी असेंबली में, हुकूमती जमातों को, इत्तेहादी हुकूमत को, आप सब लोगों को मिलकर क्या इस पे गौर नहीं करना चाहिए था? क्या पता पार्लियामेंट वापसी से कोई थोड़ी सी एक सैनिटी प्रिवेल करती इस मुल्क के सियासी निजाम के अंदर? देखिए जी, ये तो पहले भी जो इस्तीफाई दी थी हमने उसको लाया था पार्लियामान में, और इस बार भी हमने बार बार उसको कहा कि आप आए। लेकिन आप ये देखें कि ये क्यों आ रहा था। क्या ये इसलिए आ रहा था कि हमारे साथ मिल बैठ के और इलेक्शन के लिए कोई हम इस तरह के कवानीन बनाए कि साफ और शफाफ इलेक्शन हो? क्या ये इसलिए आ रहा था कि जुडिशरी के लिए हम कोई कानून साजी करे, कोई इस्लाहात करे? क्या ये इसलिए आ रहा था कि हम इस मुल्क में एहतिसाब के लिए कोई मिल के कोई कानून साजी करे? ये तो आ रहा था सिस्टम को तबाह करने के लिए। ये तो आ रहा था कि मजीद जो पार्लियामान है उसको भी तौकीर करने के लिए। ये तो यहाँ पे आ रहा था कि पाकिस्तान में जो सियासी इस्तेहकाम है उसको गारत करने के लिए। ये कोई इस नए सियासी इस्तेहकाम है पाकिस्तान में, सियासी इस्तेहकाम है इस वक्त आपके ख्याल में? बिल्कुल है। तमाम सियासी पार्टियां, आपको याद नहीं है कि हम पीडीएम से निकल गए थे, अवामी नेशनल पार्टी पीडीएम से निकल गए थे, और हम कोई लेफ्ट की जमातें हैं, कोई राइट की जमातें हैं, हमारे अपने अपने एजेंडे हैं, हमारे अपने अपने मंशूर है, हमारे अपने अपने काम है। लेकिन इसके बावजूद हम सारे, चाहे लेफ्ट के हैं, चाहे राइट के, चाहे सियासी लोग हैं, चाहे मजहबी लोग हैं, चाहे कौम परस्त लोग हैं, हम सारे इकट्ठे हो गए हैं इस मुल्क को इन बहरानों से निकालने के लिए। लेकिन ये एक बंदा जिसका सियासत इजराइल के लिए है, जिसका सियासत इंडिया के लिए है, वो तो नहीं आ सकता है हमारे साथ। ये जो मिल बैठने की बात है ना, इस पे उस्मा से सवाल कर लेते हैं कि उस्मा, सियासत तो अपनी अपनी हर कोई करता है, आप लोग सियासी जमातें हैं, जाहिर है आप लोगों का अपना मंशूर है, अपना आउटलुक है, इनका अपना है, वो तो उस पर तो कोई आपको बैठ के इत्तेफाक करने पर कहेगा भी नहीं। लेकिन इन द लार्जर इंटरेस्ट ऑफ द कंट्री आपको नहीं लगता कि कुछ इशूज़ के ऊपर मिल के बैठा, मईशत की अगर हम बात करें, हम अमनो अमान की बात करें, अभी इतना बड़ा सानिया हुआ पेशावर में, एपेक्स कमेटी की उसके बाद मीटिंग हुई, आप लोगों को बुलाया गया, आप नहीं आए। ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस कैटेगोरिकली कहा गया कि दहशतगर्दी पर मुनक्किद कराई जा रही है, अभी उसकी डेट्स दोबारा कंफर्म नहीं है, लेकिन आप लोगों ने कहा कि हमें दावत दी भी जाएगी तो हम नहीं आएंगे। कुछ इशूज आपको ऐसा तो नहीं हो सकता ना कि इस मुल्क में जो पुराने लोग सियासत कर रहे हैं उन सबको बाहर निकाल दें, फिर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ सियासत करेगी? देखिए यशवीन, इन लोगों की बयानात में और इन लोगों की कॉल फिल्म में इतना ज्यादा तजाद है कि इनको खुद समझ नहीं आती कि इन्होंने पहले क्या बयान दिया था और अब क्या बयान दिया है। अभी भी एपीसी की जो मीटिंग इन्होंने कॉल की थी, आया इन्होंने कोई तहरीरी तौर पे खान साहब को इनविटेशन भेजा या कुछ इन्होंने इस तरह से कहा? इस तरफ हवा में बातें करते रहते नहीं, सादिक साहब ने फॉर्मली इनवाइट किया और शाह महमूद साहब ने एक्नॉलेज भी किया है कि इनविटेशन आया है, इसके लिए उन्होंने ये कहा कि इनविटेशन जरूर आया है लेकिन हम नहीं जाएंगे। कुरैशी साहब ने रिकॉर्ड पे एक्नॉलेज किया है कि आज सादिक साहब ने इनवाइट किया है। नहीं जी, बिल्कुल। देखें, वर्बली कहना नहीं यशवीन, वर्बली कहना एक अलग चीज होती है और प्रॉपर इनवाइट करना एक अलग चीज होती है। जब नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल की भी जब मीटिंग हुई थी, उसमें भी केपीके के सीएम को नहीं बुलाया गया था, नहीं कहा गया था, और फिर उसके बाद ये ब्लेम किया गया था कि जी हमने सीएम को बुलाया था और सीएम नहीं आया था। देखें, ये बातें इन लोगों की कॉल और फिल्म में यही फर्क है, ये बात गलत करते हैं। और अभी जब चटान साहब ये लगे हुए थे बात करने हैं कि जी हम इसलिए इनके साथ नहीं बैठ सकते, कौन से असेंबली के अंदर आके तो कोई इन्होंने काम करना था, इन्होंने उल्टा हमको ही तंग करना था। बात ये है कि आप इतने अरसे से असेंबली में बैठे हुए हैं, सिर्फ आप लोगों ने अपने केसेस माफ करवाए, अपने आप को क्लियर करने के अलावा आपने कोई ऐसा काम असेंबली के अंदर किया जिससे अवाम को रिलीफ मिला हो, या अवाम की बात हुई हो, या पाकिस्तान की बात हुई हो? आप लोगों ने क्या किया है?
और दूसरा देखें जी, ये आज IMF का भी इतना मसला बना हुआ है, इनको कर्जे भी नहीं मिल रहे। जेनेवा ये लोग गए, वहां पे ये मुख्तलिफ लोगों से, अभी जिस तरह से चट्टान साहब कह रहे थे कि हमने तो बड़े वहां से जी पैसे लेकर आ गए। आप मुझे ये बता दें, अभी तक किस मुल्क ने इनको पैसा दिया? उन्होंने पैसा दिया या कर्जा दिया? और अगर कर्जा दिया तो कितने अरसे में उन्होंने देना है? कोई चीज आपको इन्होंने अभी तक क्लियर की? कुछ भी क्लियर नहीं किया। चट्टान साहब से रिक्वेस्ट है, झगड़ा साहब से रिक्वेस्ट है, कुछ भी आप लोग ना करें। अपने लीडर की जो ऑफशोर्स कंपनी है ना, जो ऑफशोर्स इनका पैसा पड़ा हुआ है, जो बैरूनी ऐसी गुजारिश आप तो इनके पास भी बहुत है ना, फिर आप लोगों से करने के लिए वो ही पाकिस्तान लाके रखे थे तो IMF से भी छूट जाएंगे, कर्जों से भी छूट जाएंगे और पाकिस्तान की मईशी हालत, मेरे पास वक्त बिल्कुल खत्म हो गया। मैं वन लाइन कमेंट झगड़ा साहब से लेना चाहती हूँ, लेकिन अगेन ये जो बातें सारी आप करिए ना, ये फिर बात वहीं पर आ जाती है कि रिटर्न अगर आप लोगों को इन्विटेशन नहीं दिया गया तो क्या आपको अगर आज रिटर्न इन्विटेशन आ जाएगा तो आप ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस में आ जाएंगे? मैंने सवाल किया यही था कि इन द लार्जर इंटरेस्ट ऑफ द कंट्री कुछ चीज़ों को छोड़ देना चाहिए। शायद ये दहशतगर्दी वाली जो बात है वन ऑफ दोज थिंग्स है। झगड़ा साहब, सर किस तरीके से कोई इत्तफाक़े राय आप समझते हैं या किसी बैलेंस के साथ हम जो है वो मुस्तकबिल की तरफ जा सकते हैं जब हम बात करते हैं? क्योंकि सियासी केओस तो बहुत ज़्यादा दिखाई देता है और अभी भी आपने गुफ्तगू सुनी, वो कहती हैं जी इनवाइट नहीं किया प्रॉपर तरीके से, ठीक से बुलाया नहीं, इन्होंने आके कोई अवामी काम नहीं किया। तो गुफ्तगू से ये लगता है कि ये किसी तौर भी आप लोगों के साथ बैठने को तैयार नहीं है। यशविन, बात ये जैसे आपने कहा कि अगर ये थोड़ा भी ये अंदिया देते कि ये तैयार हैं, तो हमने तो हर मौके पे देखें, हमारा तो बेसिकली वजीर आजम साहब की तरफ से हमेशा ये कहा गया है कि देखें आपकी जो इस वक्त मुश्किलात हैं वो आपकी मईशत है, आप मईशत के लिए नेशनल इशू समझ के इसके लिए आकर हमारे साथ बैठें, बात करें, तो तब जाकर हम ये मसले हल कर सकते हैं। और उसमें इन्होंने ये अंदिया भी दिया कि हम आएंगे, लेकिन जब वक्त आया और उन्होंने फिर उनको बुलाने के लिए कहा, ये कहते हैं हमें इनविटेशन नहीं मिली। हर एक मौके पे इनको इनविटेशन दी गई है, चाहे इनके चीफ मिनिस्टर थे, चाहे इमरान खान है, हर एक चीज में इनको पूरी तरह से मौका दिया गया है, बुलाया गया है कि खुदा के लिए आए, नेशनल इशू पर बैठकर एक वो लाइन अडॉप्ट और इस मुल्क को तबाही से बचाएं। आज आपका मुल्क कहाँ पहुंच रहा है देख रहे हैं। चलो, लेकिन वो कहती है जी प्रॉपर रिटर्न इनविटेशन जो है वो नहीं किया गया, वर्बली हमें ये बातें नहीं होती हैं। वक्त खत्म हो गया, वरना मैं मजीद इस पे जरूर कमेंट लेती। बहुत शुक्रिया आपका इकबाल जफर झगड़ा साहब, आपने प्रोग्राम में वक्त दिया। उज़मा रियाज जदून साहिबा, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। अखुनज़ादा चट्टान साहब, बहुत शुक्रिया सर आपका भी, आपके वक्त के लिए। व्यूअर्स, प्रोग्राम नुक्ता इतराज़ से आज के लिए बस यही कुछ। यशमीन जमाल को इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।